नज़ीर बनारसी बनारस की आन बान और शान है। बनारस की पहचान भी है और कई जगह तमाम बनारस उनके नाम से भी जाना जाता है। अब आप उन्हें देखिए, बनारस को लेकर वो किस तरह की बात करते हैं। मैं बनारस का निवासी, काशी नगरी का फकीर, हिंद का शायर हूं, शिव की राजधानी का सफीर, लेके अपनी गोद में गंगा ने पाला है मुझे, नाम है मेरा नज़ीर और मेरी नगरी बेनज़ीर। पर इस बेनज़ीर नगरी के बारे में और कुछ बात कहते हैं, मुझे भी समझने की जरूरत है। अब बनारस की संस्कृति पर कैसे बात करते हैं, देखिए। सड़कों पे दिखाओगे अगर रईसी, लुट जाओगे सरकार बनारस की गली में। सड़कों पर दिखाओगे अगर अपनी रईसी, लुट जाओगे सरकार बनारस की गली में। अब गलियां खत्म हो रही हैं, सोचना पड़ेगा। नज़ीर होते तो क्या सोचते, दुकान पे रुकिएगा तो फिर आपके पीछे लग जाएंगे दो चार बनारस की गली में। मिलता है निगाहों को सुकून, हृदय को आराम, क्या प्रेम है क्या प्यार बनारस की गली में। हर संत के, साधु के, ऋषि और मुनि के क्या प्रेम है, सपने हुए साकार बनारस की गली में। शंकर की जटाओं की तरह साया फिगन है, शंकर की जटाओं की तरह सर्पीली गलियां जो आज खत्म की जा रही हैं, शंकर की जटाओं की तरह साया फिगन है, हर साए दीवार बनारस की गली में। सड़कों पे दिखाओगे अगर अपनी रईसी, लुट जाओगे सरकार बनारस की गली में। वो लोग हों, रईस हों या सरकार, जो भी बनारस में अपनी रईसी दिखाएगा, बनारस की पहचान को खत्म करेगा, नज़ीर वहां एक दीवार बन के हमें खड़े मिलते हैं। मैं नज़ीर साहब से मेरी मुलाकात प्रोफेसर दीपक मलिक ने कराई थी। दीपक जी मेरे गुरु हैं और उन्होंने नज़ीर साहब और एक और बड़ी शख्सियत से बनारस में मेरी मुलाकात कराई थी, वो थे रुस्तम सैटी। दो बड़ी शख्सियत से मुलाकात हुई और अक्सर मैं नज़ीर साहब की दुकान पर कई बार उनके साथ गया हूं। बहुत इंटीमेसी तो मैं नहीं कर सकता कि बड़ा फर्क था, पर नज़ीर साहब से मुलाकात का जो वक्त होता था, जब उनके पास जाते थे, जो मिलने का उनका तरीका होता था और वो इतना अपनापन लिए होता था। शायरी तो बाद में आती है, आदमी इतना खुश हो जाता था। और मुझे याद है कि उन्होंने एक बात कही थी कि भाई, अगर आप किसी का लफ्जों से भी स्वागत नहीं कर सकते, इस्तकबाल नहीं कर सकते, आपके पास मिलने वाले के साथ गुफ्तगू का मोहब्बत भरा लफ्ज ही नहीं है, तो आप कितने भी अमीर हो और आपसे ज्यादा गरीब इस मुल्क में कोई नहीं है। ये बात मुझे आज तक याद आती है, शायद इसको मैंने अपनी जिंदगी में उतारा है। तो नज़ीर साहब बड़े शायर थे, अच्छे लोगों से उनकी मुलाकात थी। मैंने उनके तमाम खतूत देखे हैं, उनके साहबजादे के पास जो खतूत थे मैंने उनकी पूरी चीजें खंगाली हैं। अब और उसको मेरा इरादा था कि उसको फिर से पब्लिश किया जाए। कुछ उनकी उर्दू में किताबें हैं, एक किताब है उनकी, राष्ट्र का नाम राष्ट्र की अमानत राष्ट्र के हवाले, जो हिंदी में मेरे पास है। कई किताबें मैंने उनके बड़े साहबजादे से लिया है और उसको उर्दू से हिंदी कर रहे हैं। राष्ट्र की अमानत राष्ट्र के हवाले से भी मैं उसको 2-3 पार्ट में करने की कोशिश कर रहा हूं। नज़्में एक तरफ, गजलें एक तरफ, और कैरेक्टर्स पर जो उन्होंने लिखा है एक तरफ, उनके खतूत जो हैं उनको एक तरफ। इस तरह से मैं आजकल ये काम करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि नज़ीर साहब के साथ जो रिश्ते बिताए गए हैं, या बनारस का जो नाम नज़ीर साहब से है, बनारस का नाम नज़ीर साहब, 2 मुस्लिम स्कॉलर, 3 मुस्लिम स्कॉलर, 4 मुस्लिम स्कॉलर
जो बड़े हुए हैं बनारस में, जिन्हें आप कह सकते हैं नजीर साहब उसमें से एक हैं। आप सरे फहरिस्त किसको ऊपर नीचे कहते हैं ये नहीं कह सकते। गालिब को भी मैं उस बनारस का ही स्कॉलर मानता हूं, क्योंकि बनारस में लिखा, बनारस में लंबे समय देखा, और बनारस में आने के बाद उनके लिखने का मिजाज बदल गया। और यहां पर आगा हस्र काश्मीरी आए, आगा हस्र काश्मीरी का लेखन बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहां पर शेख अली हजी ईरान का राजदूत आया, जिसने कहा बनारस का छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। ईरान का राजदूत था, ईरान के शाह ने उसको वापस बुलाया, बोले अब मैं बनारस आ गया हूं, नहीं जाऊंगा। गालिब ने भी यही बात कही और नजीर ने उसको जीकर दिखाया, और उनसे मिलने के बाद ये चीजें समझ में आती थी कि वाकई नजीर लिखते नहीं हैं, नजीर उसमें जीते हैं। और इसके लिए नजीर साहब को तमाम आरोप प्रत्यारोप भी झेलने पड़े। तमाम लोग उनसे नाराज थे कि ये किस तरह से बुत कदे की बात करते हैं, किस तरह से गंगा की बात करते हैं, किस तरह से मंदिरों की बात करते हैं। और ये बात कहते भी थे वो। उनके साथ बैठने के बाद लगता था कि वक्त का कब गुजर गया पता ही नहीं चलता था। इतने खूबसूरत इंसान थे, इतने खुलूस इतना था। और आप उनके पास बैठ जाइए, छोटी छोटी चीजें वो कुछ आपको मंगाते जाएंगे, देते जाएंगे, आप उसको चिड़िए की तरह चुनते जाइए और खाते जाइए और बात करते जाइए। आपको लगेगा नहीं कि इतनी बड़ी शख्सियत आपके साथ बैठी है। वो शख्सियत जो नेहरू के साथ बैठी, जो त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी के साथ बैठी, जो इस मुल्क के बड़े शायरों के साथ बैठी, अजीमुशान हस्तियों के साथ बैठी, उसके साथ आप बैठे, ऐसा लगता था कि आपका कोई अपना करीबी है। तो नजीर साहब और दूसरी हस्तियों में ये फर्क है कि नजीर की जबान जो कहती थी, जो लिखती थी, उन्होंने अपनी मुकम्मल अपनी जिंदगी में उतार रखा था। उनके नजर में ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा। ये आज के दौर में वाकई नजीर साहब की बेहद जरूरत है। नजीर साहब का बचपना और नजीर साहब का दौर जो था, उस दौर में हिंदुस्तान बन रहा था। एक आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की एक परिकल्पना जो थी, जो आजादी के आंदोलन के दौरान हमने देखी थी और जिसको संविधान में जगह दी गई, स्वतंत्रता, समता और बंधुता खास तौर पर, वो दौर नजीर साहब का था जब वो बन रहा था। इसलिए नजीर साहब की पूरी शायरी जो है इसके इर्द गिर्द बनी। बनते हुए हिंदुस्तान को उन्होंने देखा था और बन गया तो उन्होंने देखा था। आज चूंकि हम नजीर साहब पर बात कर रहे हैं, आज नजीर साहब नहीं है, हम एक नए तरह के भारत को बनते हुए देख रहे हैं। इस नए तरह के भारत को बनते हुए, इस नए राष्ट्रवाद की बात, इस नए धर्मवाद की बात में नजीर साहब हमें याद आते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति थे जो सबको साथ लेकर चले। कौमी यकजहती की बात किया, धर्म को उन्होंने लोगों का बेहद जाति मामला बताया और एक ऐसी संस्कृति पैदा की बात की जिस संस्कृति के जरिए, जिसके मेल मिलाप के जरिए मैंने भारत के आजादी की लड़ाई लड़ी थी, पर आज उस पर खतरा पैदा हो गया है। इसलिए नजीर साहब पर बात करना बेहद जरूरी है और आप इस पर बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आपका आभारी हूं। बनारस में रहे, बनारस की बात किया उन्होंने, कभी गांधी की बात की, कभी नेहरू की बात की, कभी अंबेडकर की बात की, कभी भगत सिंह की बात की, यहां तक कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में जो कमलापति त्रिपाठी का रोल था उस पर बात किया। बनारस के मनीषियों के, दुनिया के मनीषियों पर उन्होंने, लेनिन पे बात की, सब पर बात की। गोया कि वो एक कहना चाहते हैं कि मुल्क किसी एक का बनाया नहीं होता, मुल्क विभिन्न संस्कृतियों, विविधताओं को लेकर एक साथ बनता है। जैसे मौलाना आजाद कहते थे कि ये मुल्क जो है हमारा एक ऐसा बागीचा बनेगा जिसमें तरह तरह के फूल खिलेंगे और सभी लोग अपने अलग अलग आइडेंटिटी को बरकरार रखेंगे और उस खुशबू से भारत रूपी बगिया को महकाएंगे। नजीर का भी यही दृष्टिकोण था और पूरी की पूरी शायरी उनकी इसी पर है। लेकिन आज इस संस्कृति पर, इस बनते हुए उस भारत पर खतरा पैदा हो रहा है, इसलिए नजीर आज हमारे लिए बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। बनारस की बात नजीर इसलिए करते हैं कि बनारस में गंगा जमुनी तहजीब का ये एक मरकज रहा है। बनारस में गंगा है,
बनारस में विभिन्न धर्मों के लोग हैं, बनारस में डायलॉग की परंपरा रही है, बनारस में गालिब आए। मैं तो नजीर को गालिब की परंपरा का शायर देखता हूं। अगर आपने चरागे दैर पढ़ा, गालिब का बनारस देखा, और गालिब कहते हैं कि एक तरफ सुबह के वक्त ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में स्नान करते श्रद्धालु, एक तरफ नजीर कहते हैं कि सुबह के वक्त गंगा में नमाज के लिए वजू करते लोग। गालिब कहते हैं कि एक तरफ घंटा और घड़ियाल की आवाज, नजीर कहते हैं दूसरी तरफ, और वो कहते हैं, गालिब कहते हैं कि दूसरी तरफ मस्जिदों में अजान की आवाज। यही तो हिंदुस्तान है, ये गालिब कहते हैं। और नजीर को आप पढ़ें तो नजूर कहते हैं कि हमने तो नमाजें भी पढ़ी है अक्सर गंगा तेरे पानी में वजू करके। ये जो कबीर से गालिब और गालिब से होते हुए नजीर तक जो आइडिया ऑफ इंडिया आता है, इसी को आप देखिए कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई। तो नजीर इसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं बनारस में, नजीर इसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं। और दूर तक अगर आप देखते हैं तो महात्मा बुद्ध को आप देखिए, बुद्ध यहां आते हैं, शांति का संदेश देते हैं। शंकराचार्य यहां आते हैं, शांति की बात करते हैं। शंकराचार्य यहां आते हैं, और अगर आप शंकराचार्य को ढंग से पढ़ें और ताराचंद को अगर आप पढ़ें, उन्होंने कहा कि इस्लाम के प्रभाव से हिंदुइज्म की आत्मा ही परिवर्तित हो गई, और वो कहते हैं एकेश्वरवाद की बात जो आती है वो। गालिब भी इसी बात को आगे बढ़ाता है। बनारस में नजीर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इस परंपरा को और अगर आप पीछे ले जाएं तो कबीर यहां होते हैं, यहां रैदास होते हैं। अगर रैदास को देखिए, मैं आजकल बहुत दुखी हूं, हमारे कई दलित साथी कहते हैं कि रैदास में वो बात नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर में है। अरे आप रैदास को अगर पढ़िए, रैदास जब कहते हैं चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, 2021 में हम सबको अन्न नहीं दे पाए, जिसकी कल्पना रैदास 500 साल पहले कर रहे हैं। और गालिब को भी देखिए, गालिब बात करे और नजीर इस बात को तस्दीक। तो ये परंपरा जो बनारस की है, इसलिए नजीर महत्वपूर्ण है, इसलिए वो गंगा की बात करते हैं, इसलिए गंगे जमुनी की तहजीब की बात करते हैं। और वो उनको गर्व होता है कि वो बनारस में पैदा हुए हैं, बनारस की नगरी के वो सफीर भी हैं, बनारस के सफीर हैं और बनारस की नगरी के फकीर भी हैं। तो ये जो नई संस्कृति पैदा हुई भारत में, जिसे आप मेलजोल की संस्कृति कह सकते हैं, गंगा जमुनी की संस्कृति कह सकते हैं, इस संस्कृति का संवाहक नजीर है, मुल्क का आईना नजीर है। और उस आईने में हम अपनी जब छवि देखते हैं तो हमें भारत की छवि नजर आती, और अगर नहीं आती, उसी छवि को, उसी आईनों को आज बदनुमा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए नजीर आज प्रासंगिक है। मुझे एक शेर याद आ गया, इंदिरा जी के मरने पर बनारस के अखबारों में यह शेर आया था कि उन्होंने कितना दुख था, और उन्होंने कहा इस पर, ऐसे ऐसे मर गया कोई, ऐसे गुजर गया कोई, जैसे हर घर में मर गया कोई। और वाकई जिसने बनारस देखा हो उस दौर में, देखा हो, इस एक शेर में पूरी की पूरी किताब है। जिसने बनारस को उस दौर में देखा था, मैं यहां मौजूद था, खामोश, तो एक विडंबना भी है। आप नजीर अकबराबादी के साथ जो सुलूक करते हैं, वही सुलूक नजीर बनारसी के साथ भी करते हैं। हिंदी वाला कहता है कि वो मेरे शायर नहीं है, उर्दू वाला कहता है कि वो मेरे शायर नहीं है। इस घचापेच में नजीर फंस के रह गए। होना तो ये था कि नजीर को हम कौमी शायर मानते, ये मांग उठनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए कि नजीर कौमी शायर है, नजीर कबीर की परंपरा का शायर है, नजीर रैदास की परंपरा का शायर है, नजीर उस शांति, महात्मा बुद्ध के शांति की बात को आगे बढ़ा रहा है, नजीर गालिब की परंपरा का शायर है, नजीर इस राष्ट्र की अस्मिता है, पहचान है। हमें उस पर बात करने के लिए इस राष्ट्र की आइडेंटिटी पर बात करना चाहिए। आज जो राष्ट्रवाद उभर कर आ रहा है, नजीर उस पर चोट है। आप नजीर को इसलिए बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप नजीर को कोर्स में नहीं डालते, आप नजीर को नहीं पढ़ाते। बनारस जैसा शहर,
जो दुनिया भर के कवियों को, शायरों के बारे में बात करता, नजीर को पर बात नहीं करता, क्योंकि इस बदलते हुए भारत में नजीर एक हथौड़ा लेकर खड़ा होता है, आईना आपको दिखाता है। ये जो नया राष्ट्रवाद पैदा हो रहा है, नजीर इसका दुश्मन है। नजीर उस राष्ट्रवाद का हामी है जिस राष्ट्रवाद में समता मूलक समाज हो, बंधुता की बात हो, सभी की स्वतंत्रता की बात हो, वैधानिक लोगों को जो है अधिकार मिले हुए हैं और सभी लोग फूलें और फलें, जो बात रैदास कहते हैं कि चाहूं ऐसा राज में। इसलिए आज नजीर प्रासंगिक है, हमें नजीर को याद करना चाहिए। नजीर के लिए बनारस में किसी स्मारक की मांग करनी चाहिए, किसी बड़े विश्वविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर होना चाहिए, क्योंकि नजीर जैसे लोग दुनिया में मुश्किल से या कभी कभी पैदा होते हैं। धन्यवाद।